Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. This session I am starting a revision series which will cover all the chapters of 10th standard. Since the number of days for the forthcoming examinations are very less, it is my aim that I post at least 9 to 10 chapters daily. They may be a combination of chapters and poems so that complete revision can be achieved by the students. I hope that you enjoy these series. These are going to be actual classroom transactions, so there are going to be some places where students' voice is not audible, but I have ensured that I repeat all comments so that no point is missed by any of you. Happy studying. So what we are going to do now is the ball poem. Ball poem किसने लिखी है? It is written by John Berryman. जल्दी से बताओ इस पोएम में राइम स्कीम क्या है? It is free verse. There is no rhyme scheme. What is the difference between rhyme scheme, blank verse and free verse? राइम स्कीम एक म्यूजिकल इफेक्ट के लिए लास्ट वर्ड्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलते जुलते होते हैं. ब्लैंक वर्स में का मतलब होता है पोएम में पोएम राइटिंग के कुछ रूल्स फॉलोड है, कुछ रूल्स इग्नोर्ड है. ब्लैंक वर्स का मतलब होता है इसमें कुछ रूल्स फॉलोड हैं और कुछ रूल्स इग्नोर्ड हैं, राइट? और फ्री वर्स का मतलब होता है जिसमें सारे ही रूल्स को इग्नोर किया गया है. पोएट ने पोएम लिखा है दिल से, बट उसने उसका जो रूल्स ऑफ पोएम राइटिंग है उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है. उसके जैसे जैसे दिमाग में जो थॉट आया उसने अपने उस थॉट को पोएम फॉर्म में लिख दिया है, राइट? ओके. अब इस पोएम का टोन क्या है? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सॉम्बर एंड स्टोइक. सॉम्बर एंड स्टोइक का मतलब क्या है? सॉम्बर यानी निराशाजनक. सोम्बर होता है वेरी सीरियस, बड़ा गंभीर होकर. हिंदी का वर्ड है गंभीर होना, राइट? बड़े सीरियसनेस से उसने ये बात करी है. एंड स्टोइक का मतलब क्या होता है? STOIC. बेटा लिख लो, STOIC. स्टोइक का मतलब क्या होता है? स्टोइक मतलब फिक्स, वैसे ही कुछ टाइप का होता है. स्टोइक का मतलब होता है जब आपको किसी चीज़ से तकलीफ होना, अफेक्ट होना बंद हो जाए, आप उस चीज़ से अफेक्ट ना हो, यू बिकम स्टोइक. आपको दुख होता है, पहले आप रो पड़ते हो, है ना, फिर आप उसके बारे में उदास होकर दिन तक सोचते रहते हो. बट जो स्टोइक होएगा उसको पता होगा कि हाँ जो हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है, बट ठीक है, ये तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है, हमें इसके साथ प्रैक्टिकली डील करना ही पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पे जो टोन है पोएट का, इट इज़ सीरियस एंड स्टोइक. सोम्बर एंड स्टोइक. क्लियर हो गया आपको टोन? ओके. अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें इमेज यूज़ की गई है बॉल की. ये बॉल की इमेज क्या सिंबलाइज कर रहा है? ये बॉल के थ्रू पोएट हमारे को क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है? कि यहाँ पे बच्चे से बॉल चली आगे जाके बहुत सारे रिश्ते भी अलग हो सकते हैं. बॉल सब चीज़ों को सिंबलाइज कर रहा है जो हमारे लाइफ में इम्पॉर्टेंट है. बच्चे के लिए जैसे बॉल सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, तो वो बॉल इज सिंबलाइजिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ. हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट है वो बॉल के थ्रू सिंबलाइज्ड है, राइट? और बॉल के थ्रू हमें पोएट ये मैसेज देता है, यू नो, इट इज़ द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, कि ज़िंदगी में तो नुकसान होना पक्का है, आप नुकसान से नहीं बच सकते. चीज़ें भी जाएंगी और इंसान भी आपकी ज़िंदगी से जाएगा. ये तो ज़िंदगी का दस्तूर है, ये तो आपको इसको मानना ही पड़ेगा. सिर्फ मानना नहीं पड़ेगा, इसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा. इसके लिए आपको तैयार भी रहना पड़ेगा, राइट? आपको पता होना चाहिए कि आगे चल के आपके माँ बाप, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, यू नो, आपके रिश्तेदार एक एक करके जैसे जैसे उनका टाइम आएगा यू विल बी लूजिंग देम, राइट? आप इस चीज़ को अवॉइड ही नहीं कर सकते. हमें तकलीफ़ ज़रूर देता है,
बट प्रैक्टिकली हम सबको पता है कि हमने भी जाना ही है. तो दिस पोएट इज ट्राइंग टू टीच अस दिस मैसेज कि लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ. आप लॉस से मतलब वो इनएविटेबल है, आप उसको मतलब उससे बच नहीं सकते. ज़िंदगी में हर चीज़ का अंत होना इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो मैन मेड है चाहे वो गॉड मेड है. बेटा ये थीम भी है, ये आपका वो भी है, इमेजरी भी है. यस, थीम तो ये है ही है कि लॉस इन लाइफ एंड एक्सेप्टेंस. ठीक है, ये तो आपकी एक इम्पॉर्टेंट थीम है ही है. उसके बाद जो थीम है, इनको बर्दाश्त करना, फेसिंग द हार्डशिप्स इन लाइफ, ये एक और थीम है. पोएट बोल रहा है ना कि यू हैव टू स्टैंड अप अगेन. आप गिर जाते हो बट गिर के आप बैठे नहीं रहते, आपको गिर के दोबारा खड़े होना पड़ेगा. इसका मतलब है कि आपको अपनी लाइफ में हार्डशिप्स को तो फेस करना ही पड़ेगा. और थर्ड थीम है कि इन स्पाइट ऑफ लॉस, जितना मर्जी आपका नुकसान हो जाए उसके बावजूद आपको ज़िंदगी में आगे जाना ही पड़ेगा. यू हैव टू गेट अप एंड गेट मूविंग. राइट, खड़े भी होना पड़ेगा और आगे चलना भी पड़ेगा. राइट, सो वी हैव फिनिश्ड विद द ब्लैंक वर्स, द टोन, द इमेजरी एंड द थीम. नाउ लेट्स डिस्कस द टाइटल. टाइटल उसने बॉल पोएम क्यों रखा है? क्योंकि बॉल के अराउंड ही है पूरी पोएम. बॉल तो यूज्ड है पूरी पोएम में, बट बॉल वर्ड एज अ टाइटल यूज करने से हमारे ऊपर क्या इफेक्ट होता है? बॉल सिंबलाइज द लाइफ लॉस. बेटा वो तो उसकी इमेजरी है, बट हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी आती है कि उसने बॉल के बारे में क्या पोएम बनाई है ना. हमारे अंदर क्यूरियोसिटी अराउज होती है, हम वो पढ़ना चाहते हैं, और पढ़ने के बाद फिर हमें समझ में आता है दैट द बॉल इज सिंबलाइजिंग द लॉसेस ऑफ लाइफ. क्लियर हो गया? और फिर उस लॉस से रिकनसाइल होना भी हमारे को ये बॉल पोएम सिखा देती है. सिंबॉलिज्म मैं आपको बता चुकी हूँ. सो इसकी अब हम समरी कर लेते हैं क्विकली. पोएम में क्या लिखा हुआ है? देयर इज़ अ स्मॉल बॉय, राइट, ही हैज़ लॉस्ट हिज बॉल वाइल प्लेइंग विद इट. वो अपनी बॉल खो चुका है खेलते खेलते, और वो बॉल अब कहाँ चली गई है? इट हैज़ फॉलन डाउन, इट इज़ मेरली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट. और देखो वो वहाँ पे जाकर गिर गई. राइट, अब वो बॉल के साथ कैसी थी उसकी भावनाएं? ही वॉज वेरी वेरी अटैच टू द बॉल. वो उसके साथ बहुत जुड़ा हुआ था, और बॉल के पानी में गिरने से उस पर क्या असर हुआ? ही वॉज ग्रीविंग फॉर द बॉल, उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ. ग्रीविंग के स्पेलिंग है GRIEVING. जब आप वर्ब फॉर्म बनाते हो तो वो ग्रीव होता है, GRIEVE. ING फॉर्म लगा तो E हट गया. और नाउन फॉर्म होता है शी फेल्ट ग्रीफ. राइट, उसको दुख हुआ, तब ग्रीफ नाउन बन जाता है. एडजेक्टिव होता है ग्रीफ स्ट्रिकन. शी वॉज ग्रीफ स्ट्रिकन, तब वो एडजेक्टिव फॉर्म बन जाता है. क्लियर हो गया? यानी मैम मतलब बॉय का मूड अगर पूछा गया तो मतलब ये लिखेंगे कि उसका मूड ग्रीविंग था. यस. ओके. बट उसको एक चीज़ ज़िंदगी में सीखनी थी इस इंसिडेंट से, दैट थिंग्स विल बी लॉस्ट. राइट, जो भी चीज़ें हैं वो कभी ना कभी तो खोएंगी, हमारे हाथों से निकलेंगी. हम हमेशा उनको संभाल के नहीं रख सकते. अच्छा, फिर पोएम डिस्क्राइब करता है द सॉरो ऑफ द बॉय. वो कैसे सॉरोफुल है, वो कैसे खड़ा हुआ है? he is so shocked by the loss of his ball कि he is shaking. एक शेकिंग ग्रीफ है जिससे वो बॉय रिजिड बन गए. राइट, वो हिल भी नहीं पा रहा है, उसको इतना बड़ा धक्का लगा है दैट ही इज स्टैंडिंग रिजिड. रिजिड मतलब, रिजिड का मतलब होता है जैसे मुर्दा शरीर होता है जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होती है, स्टिफ हो जाना, दैट इज रिजिड. लक्कड़ कैसा होता है? रिजिड. और टहनी कैसी होती है? पेड़ का जो ट्रंक होता है वो कैसे होता है? रिजिड. और जो उसकी ट्विग होती है फ्लेक्सिबल, वो जैसे मर्जी मुड़ जाती है.
समझ में आ रहा है आपको? तो वो जो लड़का खड़ा है ही स्टैंडिंग रिजिड, उसके रिजिड तो खड़ा है बट उसकी पूरी बॉडी ग्रीफ से ट्रेम्बल कर रही है। उसकी बॉडी में कोई हरकत नहीं है बट उसकी पूरी बॉडी जो है वो दुख से ट्रेम्बल कर रही है। उसके बाद द पोएट टॉक्स अबाउट द फैक्ट के मतलब बॉल की कीमत नहीं है, इट इज़ जस्ट ए डाइम। डाइम मतलब 10 सेंट्स, बहुत छोटी कीमत है, बड़ी आसानी से नई बॉल ली जा सकती है। तो भी वो इतना ग्रीफ स्ट्रिकन क्यों है? बॉल की कीमत नहीं है तो भी बच्चे को बॉल के लिए इतना दुख क्यों हुआ है? उसके जाने पे उसको इतनी तकलीफ क्यों हुई है? अटैचमेंट। बच्चे के लिए, एक लड़के के लिए उसका बॉल उसका फेवरेट पोजीशन होता है, उसको उसकी कीमत से कोई मतलब नहीं है, उसको बॉल से मतलब है, बॉल की कीमत से मतलब नहीं है। और उसने अपनी ज़िंदगी का पहला लॉस फेस किया है। ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मतलब जब हम मटीरियलिस्टिक चीज़ों से घिरे हुए हैं तो कोई ना कोई चीज़ तो गुमेगी, और उसने पहली बार अपनी चीज़ को खोया है। तो उसको ये अब सीखना है, ये लाइफ लेसन सीखना है दैट लॉस इज इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है। आफ्टर दैट पोएट हमारे को समझा रहा है। उसके बाद ये सारी जो लाइन्स हैं ये हमें बताती हैं टीचिंग अबाउट द लाइफ लेसन कि ज़िंदगी तो है, चीज़ें तो खोएंगी, मतलब balls will be lost always little boy and no one buys a ball back। मतलब बॉल इतना वर्थलेस है, इतने कम पैसे का है कि कोई दोबारा खरीदेगा भी नहीं। मनी इज़ एक्सटर्नल। यहाँ पे बॉल की लॉस में मनी इज़ एक्सटर्नल। मनी इज़ एक्सटर्नल मतलब मनी की वैल्यू नहीं है। वो इसलिए नहीं दुखी है कि उसकी बहुत महंगी चीज़ खो गई। अगर मम्मी का डायमंड का सेट खो जाएगा, मैडम फॉरेस्टियर ही थे ना, Yes. उनका डायमंड का नेकलेस खोया तो वो एक्चुअल में एक लॉस हुआ था। Yes. उनके 10 साल जिंदगी के खराब हुए थे, राइट। तो उसके लिए बॉल की वो कीमत नहीं है कि उसकी जिंदगी खराब हो गई। मनी इज एक्सटर्नल बट ही इज स्टिल डेस्परेट बिकॉज इट वॉज अ प्राइज्ड पोजेशन। उसके प्राइज्ड मतलब दिल के बहुत करीब, बहुत कीमती है वो, राइट। एंड दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। अ मैन इज फोर्स्ड टू डू थिंग्स ही डजंट वांट टू डू एंड गिव अप द थिंग्स दैट ही लव्स। और जितनी मर्जी लॉस हमारी लाइफ में हो, हमारे को बार बार उठना पड़ेगा और बार बार आगे चलना पड़ेगा। और ये लेसन हर इंसान सीखता ही है। एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। ज़्यादातर लोगों को पता है कि गिर के कैसे खड़े होना है। ओके, विद दिस वी कम टू द लिटरेरी डिवाइसेस। फर्स्ट लिटरेरी डिवाइसेस repetition। Yes. Can you give me examples of repetition? In second line, what? सेकेंड लाइन में what है, फिर Balls. बॉल्स यहाँ पे क्या एम्फेसाइज कर रहा है? रेपिटेशन इज फॉर एम्फेसिस ना, तो बॉल्स का रेपिटेशन क्या एम्फेसाइज कर रहा है? दैट दे आर प्राइज्ड पोजेशंस। Prized position. ठीक है। और what क्या एम्फेसाइज कर रहा है? जब पोएट what वर्ड को रिपीट कर रहा है तो वो किस चीज़ पे एम्फेसाइज कर रहा है? कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें द हेल्पलेसनेस ऑफ द बॉय। what is he to do? Yes. Is he to do? अब ये क्या करे? उसकी हेल्पलेसनेस है, अब वो कुछ नहीं कर सकता, वो लाचार हो गया है, हेल्पलेस हो गया है। तो what is he to do is emphasizing the helplessness of the boy। फिर आपका रेपिटेशन है इन द वर्ड्स हाउ टू स्टैंड अप। There is repetition in the words how to stand up, है ना। The epistemology of laws, how to stand up। फिर एक लाइन है most know many days how to stand up। तो यहाँ पर पोएट इस लाइन को क्यों एम्फेसाइज कर रहा है? कि मतलब वो अपने जो दुख से कैसे उभर सके दोबारा। Yes, how one can accept a loss bravely। इस बात को एम्फेसाइज कर रहा है कि आपको आप बार बार गिरोगे बट हर बार
गिरने के बाद आपको क्या करना है, आपको खड़े होना है, राइट. सेकेंड लिटरेरी डिवाइस इज alliteration. Alliteration is repetition of the same sound. Sound, word नहीं, same sound. यहाँ पे alliteration कहाँ पे है? No one buys a ball back. The b sound in buys, ball and back. That's an alliteration. उसके बाद next literary device है transferred हाँ जी बेटा बोलो. what तो हमारा repetition था बेटा. alliteration is not the repetition of same sound in same words. वो फिर repetition हो जाएगा, वो तो पूरा word repeat हो रहा है. आपको repetition और alliteration में फ़र्क समझना पड़ेगा बेटे. word repeat हो रहा है तो repetition है, और sound repeat हो रहा है तो alliteration है. alliteration same word कभी नहीं हो सकता, ठीक है. नेक्स्ट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट. कहाँ पे है ट्रांसफर्ड एपिथेट? शेकिंग ग्रीफ. शेकिंग ग्रीफ. हु मतलब अब इसको हम ट्रांसफर्ड एपिथेट क्यों बोल रहे हैं? सेम फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ में सेम आइडिया. बिल्कुल भी नहीं. इसका मतलब आपको ट्रांसफर्ड एपिथेट नहीं समझ में आया अभी तक. शेकिंग ग्रीफ, ट्रांसफर का मतलब, ट्रांसफर का मतलब शेक करना है. एक जगह से उठा के दूसरी जगह. ट्रांसफर का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे उसको शिफ्ट करना, राइट. एपिथेट का मतलब एडजेक्टिव. एडजेक्टिव. शेकिंग ग्रीफ में एडजेक्टिव क्या है? ग्रीफ. ग्रीफ एडजेक्टिव है. No, मैंने अभी आपको ग्रीफ स्ट्रिकन बोला था कि एडजेक्टिव होता है. ग्रीफ क्या है? नाउन. तो फिर एडजेक्टिव क्या हुआ? शेकिंग. क्या हद हो गई. अभी मैं बता के चुकी हूँ और आप 5 मिनट में भूल गए. मैंने अभी आपको बताया था ग्रीफ इज द वर्ब फॉर्म, ग्रीफ इज द नाउन फॉर्म, ग्रीफ स्ट्रिकन इज द एडजेक्टिव फॉर्म. अभी बोल के चुकी हूँ. इसीलिए मैं बार बार ये बातें बोलती हूँ क्योंकि आप भूल जाते हो. इसको नोट डाउन किया करो, राइट. अगर ग्रीफ नाउन है तो शेकिंग इज द एडजेक्टिव. अब ट्रांसफर्ड एपिथेट से हमें ये समझ में आ गया कि जो हमारा एपिथेट है वो है शेकिंग. अब मुझे बताओ ग्रीफ शेक कर रहा है कि बॉय शेक कर रहा है? बॉय. एंड हु इज ग्रीविंग? बॉय. बॉय. तो जो शेक वर्ड है और ग्रीविंग वर्ड है दोनों बॉय के साथ कनेक्टेड है. तो अब हमने किस वर्ड को, शेक को हमने ट्रांसफर कहाँ से किया है? बॉय से. कहाँ ट्रांसफर किया है? टू अनदर क्लोजली रिलेटेड विद इट, राइट. ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है? एक एडजेक्टिव को अपनी राइटफुल प्लेस से उठा के एक ऐसी जगह पे लगाना जो उसके साथ क्लोजली रिलेटेड है. यहाँ पे कौन शेक कर रहा है? बॉय. तो उसकी राइटफुल प्लेस क्या थी? बॉय थी. बट बॉय इज ग्रीफ स्ट्रिकन, क्लोजली रिलेटेड, तो हमने ग्रीफ स्ट्रिकन के साथ उसको ट्रांसफर कर दिया है. अंडरस्टूड दिस पॉइंट? ओके. सो आफ्टर दैट वी कम टू द नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस, दैट इज पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन कहाँ पे है, किस लाइन में है? Yes, ma'am. Merrily bouncing. Merrily bouncing down the street. What is personification? मतलब कोई हम पर्सन का जो मतलब क्वालिटी होती है हम किसी ऑब्जेक्ट पर यूज कर देते हैं. पर्सोनिफिकेशन मतलब हम किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट या आइडिया को ह्यूमन एक्शन दे देते हैं, राइट. जो ह्यूमंस काम करते हैं वो एट्रीब्यूट हम एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या आइडिया को हैंड ओवर कर रहे हैं. क्लियर हुआ? तो अब यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है merrily bouncing down the street. तो यहाँ पे what is merrily bouncing? It's the ball, Yes. right? हमने bouncing टर्म को merrily दिया है. ये ball is bouncing. Who actually bounces? कौन जंप करता है with joy? Humans. Humans jump with joy. बॉल को तो हम बाउंस करवाते हैं, खुद तो नहीं वो बाउंस होता. समझ में आया? तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है ह्यूमन क्वालिटी ऑफ जंपिंग, ऑफ बाउंसिंग हैज बीन गिवन टू एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट दैट इज द बॉल. ओके. नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है आपका एनाफोरा. व्हाट इज एनाफोरा?
जब मतलब 2 लाइंस के स्टार्टिंग वर्ड्स जो होते हैं मतलब सेम होते हैं। लाइन का फर्स्ट वर्ड अगर सेम है, कॉन्जिक्यूटिव लाइंस का फर्स्ट वर्ड सेम है, तो उसको एनाफोरा बोला जाता है। व्हाट इज द बॉय नाउ, व्हाट इज ही टू डू। अब यहाँ पे देखो व्हाट इज ही टू डू में क्या है, रेपिटेशन है। बट व्हाट इज द बॉय नाउ, व्हाट इज ही टू डू, 2 लाइन्स शुरू हो रही है विद द वर्ड व्हाट, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं दैट इट इज एनाफोरा, राइट। अगेन यस, merrily bouncing down the street and merrily over, there it is। तो यहाँ पे 2 लाइन्स किससे शुरू हो रही हैं, merrily, द सेम वर्ड merrily, तो इसको बोला जाता है एनाफोरा। लास्ट इज एसोनेंस। मैं एसोनेंस कराना नहीं चाहती हूँ बिकॉज एग्जाम्स में जनरली पूछा नहीं जाता है एंड इट लीव्स यू ऑल, मतलब ना आपको समझ में नहीं आता है। एसोनेंस इज द रेपिटेशन ऑफ द वावल साउंड, ओनली द रेपिटेशन ऑफ वावल साउंड, मतलब ये एलिट्रेशन का ही पार्ट है। एलिट्रेशन में या तो मिडिल साउंड या बिगनिंग ऑफ द वर्ड साउंड रिपीट होता है, एसोनेंस में वावल साउंड रिपीट होता है। तो यहाँ पे एसोनेंस वर्ड यूज़ किया गया है इन द लाइन वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। वे में ई का जो साउंड है, ई इज़ अ वावल, तो ई का साउंड जो है वो ए है, डेस्परेट में ई का साउंड जो है वो ए है, और आइज में जो ई का साउंड है वो ए है, तो इसीलिए इसको एसोनेंस बोला जाता है। बट मैं जनरली, मुझे पता है कि बच्चों को ये याद नहीं रहता है। सो एनी क्वेश्चंस विद द बॉल पोएम? No. Any doubts? Okay, so I'm ending this now. With this, we come to the end of the video. I hope that you liked it. Please do not forget to like, share and subscribe to the channel, and remember to press the bell icon for further notifications. Thank you.